तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। जिस एग्ज़ाम में हिंदी से क्वेश्चन आते हैं उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हमारा है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण को हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो यहाँ से आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। इसके पहले वाला इस चैनल पर डाल चुके हैं। तो आज का वीडियो यहाँ से है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। तो देखिए क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी में स्वर कितने हैं, इसमें पूछा गया है कि हिंदी में स्वर कितने हैं। यहाँ पर दिया है 8, 9, 11, 14। कितने हैं बताइए। तो हिंदी में स्वरों की संख्या है 11 स्वर। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं हिंदी में। हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। ठीक है। तो हिंदी में पूछे जब तो 11 स्वर बताना है, 13 स्वर नहीं होता है हिंदी में। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? होने वाले विकार को, तो यहाँ से थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको समझ लीजिए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है संधि, बी है समास, सी है उपसर्ग, डी है प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। जब दो वर्ण मिलते हैं तो परिवर्तन होता है, चेंजिंग आता है, कुछ नया वर्ण बन जाता है, तो उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, मतलब संधि का भेद पूछा है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि के 3 भेद। कितने हैं? 3। कौन कौन? तो स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। ठीक है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग 3। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दयानंद में गुण संधि है कि दीर्घ संधि है कि व्यंजन संधि है कि यण संधि है? तो देखिए, दयानंद, दया प्लस आनंद, आ मिला है, तो यहाँ पर संधि है आपका दीर्घ संधि है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीस, तो इसमें भी दीर्घ ही संधि है। कपि प्लस ईस है, तो कपि प्लस ईस यानी कपीस, तो दीर्घ संधि है इसमें भी। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में बताइए। इसमें हो जाएगा सदा प्लस एव, हो गया सदैव। तो इसमें आपकी संधि है वृद्धि संधि। कहाँ पर है? तो वृद्धि यानी स्वर संधि है। स्वर संधि में ही वृद्धि संधि आएगी, तो स्वर संधि है आपका। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है?
स्वर संधि का उदाहरण कौन है? संयोग नहीं, ये तो व्यंजन संधि है। मनोहर ये भी नहीं है। नमस्कार ये भी नहीं है। पवन यही है, क्योंकि पो प्लस अन बराबर पवन होता है। तो ये है आपकी संधि कौन सी? स्वर संधि है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है। तो ये भी वृद्धि संधि है, सदैव वृद्धि संधि है। जलौघ वृद्धि संधि है। गुरु उपदेश वृद्धि संधि नहीं है, ये भी वृद्धि संधि। तो गुरु उपदेश हो जाएगा आपका उत्तर। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, यानी दीर्घ संधि किसमें है? तो चलिए, दीर्घ संधि पूछा है ना। महर्षि नहीं, देवेंद्र नहीं, सूर्योदय नहीं, दैत्यारी इसी में है। दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी इसी में है। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि यानी आरंभ में होता है, कि शब्द के बीच में होता है, कि शब्द के अंत में होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है, यानी शुरुआत में होता है, शब्द के शुरू में। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, देखिए शब्द ये हो गया आपका, शब्द के अगर इधर जुड़ता है तो इसको प्रत्यय कहेंगे, अगर शब्द के इस साइड जुड़ता है तो इसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, शुरुआत में अगर जुड़ता है, आरंभ में उपसर्ग होता है, बाद में अगर जुड़ता है शब्द के तो प्रत्यय होता है। तो क्या पूछा है? धातु या शब्द के अंत में, तो अंत में जुड़ेगा क्या कहलाएगा? आपका प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा है और प्रख्यात, तो इसमें हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ख्यात शब्द हो जाएगा। तो इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रति हो जाएगा। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए, यानी गमन शब्द है, इसको गमन का विलोम क्या हो जाएगा? सीधा सीधा यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गमन का विलोम बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग आप लगाएंगे तो गमन का विलोम बन जाएगा? तो हो जाएगा, गमन माने जाना होता है तो आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा आना। आगमन माने आना हो जाएगा तो आ सही हो जाएगा इसमें। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, अगर शब्द जुड़ता है, शब्द मिलकर बनते हैं तो समास होता है, अगर वर्ण जुड़ते हैं तो संधि होता है, ध्यान रखना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो इसमें उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं। तत्सम क्या होता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज 4 होते हैं। ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसको क्या कहेंगे? तो ज्यों का त्यों जब प्रयोग में लाते हैं तो उसको तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द संस्कृत के ही होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है? ऋण शब्द यानी जिसको तोड़ा न जा सके वही ऋण शब्द होता है। तो जिसको तोड़ने पर
सार्थक न रह जाए, यानी अर्थ, दोनों शब्दों का अर्थ न रहे टूटने के बाद, तो उसको हम ऋण शब्द कहते हैं। तो वाचनालय ये तोड़ा जा सकता है, समतल ये भी तोड़ा जा सकता है, विद्यालय तो तोड़ा जा सकता है, पशु नहीं तोड़ सकते हो। पशु अगर शब्द को दो भागों में अगर तोड़ दोगे तो अर्थ नहीं रह जाएगा। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। योग रूढ़ पूछा है, तो शब्द होता है क्या, एक होता है ऋण शब्द, एक होता है यौगिक, एक होता है योग ऋण। ऋण शब्द होता है जिसको तोड़ा न जा सके, यानी तोड़ने पर सार्थक न रह जाए। और यौगिक वो होता है जिसको दो भागों में तोड़ सकते हो, अलग अलग भागों में तोड़ सकते हो, यौगिक कहते हैं। और योग ऋण उसको कहते हैं जो दो शब्दों से तो मिलकर बनते हैं, तोड़ा तो जाता है लेकिन इसका अर्थ अलग होता है। योग ऋण का अर्थ मतलब नया अर्थ देता है, नए अर्थ की ओर संकेत करता है। तो योग ऋण कौन सा हो जाएगा, पवित्र नहीं, कुशल नहीं, विनिमय, जलज हो जाएगा इसमें, जलज। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़, यहाँ रूढ़ रहना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है, तो मलयज, जलज, पंकज, वैभव। तो रूढ़ शब्द हो जाएगा, रूढ़ शब्द यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, तो वैभव हो जाएगा आपका ऋण शब्द, वैभव हो जाएगा ऋण शब्द। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये हो जाएगा परीक्षा शब्द हो जाएगा, तत्सम शब्द होता है परीक्षा। अगला है मजिस्ट्रेट शब्द है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। तो मजिस्ट्रेट शब्द जो है विदेशज है, ठीक है, विदेशज शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, इसमें देशज पूछा है, तो देशज हो जाएगा अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। तो यहाँ पर लोटा जो है यही हो जाएगा आपका देशज शब्द। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो इसमें हो जाएगा आपका तत्सम शब्द है। योग ऋण शब्द कौन सा है, तो योग ऋण इसमें कौन सा है, घुड़सवार, पीला, नाक, लंबोदर। तो योग ऋण होता है जिसका अलग अर्थ निकले तो लंबोदर हो जाएगा इसमें। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मतलब तत्सम शब्द कौन सा है, पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। तो इसमें गोधूम हो जाएगा तत्सम शब्द। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव पूछ रहा है इसमें, बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप। तो यहाँ हो जाएगा मुंह हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। जिसका कई सार्थक खंड हो सकता है उसको कहते हैं यौगिक कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है, इसमें पूछ रहा है कि देशज कौन सा नहीं है। ढिबरी, पगड़ी। तो इसमें तो ऑप्शन पूरा नहीं दिया गया है, इसको छोड़ते हैं। नहीं, यहाँ पर है 3 ऑप्शन है तो 3 से काम चल जाएगा। चलिए देखते हैं तो कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो देशज आपका यही नहीं है, पुष्कर, यही देशज नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। तो जिसका आता पता नहीं है किस भाषा के हैं तो उसी को हम कहते हैं देशज शब्द, ठीक है। आलोक का विलोम शब्द होगा, आलोक का विलोम शब्द क्या होगा, आलोक का हो जाएगा, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, तो इसका अंधकार हो जाएगा आलोक का उल्टा। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है क्या है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ,
पूर्व, भूत, अगज। तो इसका हो जाएगा कनिष्ठ। ज्येष्ठ का यही होता है कनिष्ठ। अस्थावर का विलोम। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? सचल, चंचल, चेतन, जंगम। तो अस्थावर का विलोम होता है जंगम। गमन का विलोम शब्द है, गमन का हो जाएगा जाना, उतरना, आगमन, चढ़ना। तो आगमन हो जाएगा गमन का। मौन का विलोम शब्द है, तो मौन का मुखर, मौखिक, मयंक, विकार। तो मुखर हो जाएगा, मौन का मुखर हो जाएगा विलोम। रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। वह जैसे वह विषय का पूर्ण, रुकिए थोड़ा, हाँ, वह विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। तो अभिज्ञ माने जानकार। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला नहीं, अल्पज्ञ माने कम जानने वाला, अनभिज्ञ माने कुछ नहीं जानने वाला, विज्ञ माने जानने वाला। विषय को जानने वाला को विज्ञ कहते हैं। ठीक है। रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके स्थान की पूर्ति कीजिए। तो संपन्न व्यक्ति, विपन्न, विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता, यही हो जाएगा। अगला है विस्तार का विलोम क्या होता है? विस्तार का हो जाता है लघु, छोटा, सूक्ष्म, संक्षेप। तो संक्षेप होता है विस्तार का विलोम। गरिमा का विलोम क्या होता है? तो अंधकार, लघिमा, घृणा, नीचता। तो लघिमा होता है गरिमा का विलोम। मौखिक का विलोम शब्द क्या है? मौखिक का यानी जो मुंह से बोला जा रहा है, तो मौखिक का लिखित हो जाएगा। अनाथ का विलोम होता है, क्या होता है? अनाथ का विलोम शब्द है क्या? धनी, सनाथ, निर्धन, विकार। तो सनाथ होता है अनाथ का। अल्पज्ञ का विलोम है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, कब उल्टा हो जाएगा सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। सकारात्मक का विलोम होता है क्या? सकारात्मक का विलोम नकारात्मक हो जाएगा सीधा सीधा। अगला है सम्मुख का विलोम क्या होगा? तो सम्मुख का विलोम हो जाएगा सम्मुख का विलोम विमुख लगाना। ठीक है, विमुख। तो इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।